नमस्कार, जय हिंद। आज आपके सामने हिंदी का एक टॉपिक लेके, जिस टॉपिक का नाम है उपसर्ग। आज आपके सामने मैं उपसर्ग से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी, और ऐसी कुछ चीजें जो हमारी किताबों में हम क्या पढ़ते हैं गलत, और फिर जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं, पेपर देते हैं, तो हमारा वो प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उपसर्ग मेनली क्या होते हैं? अगर हम शब्द को ही देखें तो शब्द खुद ही अपने अंदर एक उपसर्ग लिए हुए हैं, उप। इसको हम क्या लिखेंगे? उप प्लस या धन बोल देते हैं इसको सर्ग, उपधन सर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश हैं, ध्यान दीजिए, क्या है उपसर्ग? शब्दांश, शब्द नहीं है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द में क्या करते हैं? या तो परिवर्तन लेके आएंगे या उस शब्द की विशेषता बताएंगे। तो पूर्व में लगकर उस शब्द में परिवर्तन लेके आएंगे या उसकी विशेषता बताएंगे। अंडरस्टैंड? ध्यान रहे, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश हैं, ये शब्द नहीं है, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये वो शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर, पूर्व में यानी कि पहले, आगे नहीं, आगे शब्द जो है वो गलत है, हम इसको बोलेंगे पूर्व में या आरंभ में लगकर उस शब्द में परिवर्तन करेंगे या उसकी विशेषता बताएंगे। अब परिवर्तन कैसे करेंगे, विशेषता कैसे बताएंगे? जैसे हमने कोई भी शब्द लिया, जैसे हमने लिया समान, हमने इसके आगे क्या लगाया? उपसर्ग, वी समान, वी प्लस समान। अब क्या बन गया? अब हमारा शब्द बना वी समान, विशेषता। अब ये था हमारे पास शब्द समान, अब ये हमारा शब्द बन गया वी समान। ठीक है, यानी कि इस शब्द में और इसमें क्या हुआ? कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ इस शब्द में और इस शब्द में क्या हुआ? कुछ ये शब्द अपनी कुछ विशेषता लेके आया है। ठीक है, क्लियर है? जैसे हमने कोई भी शब्द लिया, मान लो हमने लिया व्यसन, क्लियर? हमने इसके आगे एक उपसर्ग लगाया दूर, दूर प्लस व्यसन, तो क्या बन गया? शब्द क्या बना? दुर्व्यसन। व्यसन। अब व्यसन का यहाँ एक अलग मतलब है, और दूर का मतलब है रहित, नहीं। अब हमने इसके आगे क्या लगाया? उपसर्ग लगाया दूर, तो अब हमारा शब्द बन गया दुर्व्यसन। यानी कि इस शब्द में और इस शब्द में जब इसके दूर उपसर्ग लगा तो क्या आ गया? इनमें परिवर्तन आ गया, या अपने अर्थ में कुछ विशेषता लेके आए हैं। तो इसी प्रकार से हम हिंदी के सारे वो उपसर्ग पढ़ेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बहुत ज्यादा जो उपसर्ग आते हैं किसी भी एग्जाम में, वो आते हैं संस्कृत के उपसर्ग, या फिर वो आते हैं अरबी या फारसी के उपसर्ग। तो संस्कृत के करीब करीब कितने उपसर्ग हैं? संस्कृत के करीब करीब लगा के चले हम, संस्कृत के करीब करीब 22 उपसर्ग। क्लियर? संस्कृत के करीब करीब कितने उपसर्ग हैं? देखिए, संस्कृत के करीब करीब 22 उपसर्ग है। संस्कृत के करीब करीब 22 उपसर्ग हैं, और इन्हीं में से किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई शब्द आपको जरूर मिलेगा। देखिए, हम उन उपसर्ग के बारे में यहां पढ़ेंगे
सबसे पहली बात संस्कृत का जब भी उपसर्ग आएगा हमेशा अपने साथ छोटी मात्रा यानी कि लघु मात्रा लेके आएगा। जैसे हमने पढ़ा अधि, हमने पढ़ा प्रति, हमने पढ़ा अनु, हमने पढ़ा सु, यानी कि कभी भी, पहली बात, कभी भी संस्कृत का जो उपसर्ग आएगा अपने साथ हमेशा लघु यानी कि छोटी मात्रा लेके आएगा। अब हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं? हम कंफ्यूज होते हैं कि जो हमारे पास शब्द है और जो उपसर्ग हम यहाँ से छांटेंगे उसमें मात्रा क्या आएगी। मान लो हमारे पास कोई भी शब्द है, अधि से मैंने कोई शब्द लिया, जैसे मैंने लिया अधीक्षक, ये शब्द हमारे पेपर में आ गया। अब हमें समस्या किस बात की होती है कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में आया अधि प्लस शक, फर्स्ट, सेकंड हमारे पास ऑप्शन में आया अधि प्लस ईक्षक, थर्ड मान लो हमारे पास ऑप्शन में आया अ प्लस धीक्षक। क्लियर? ये हमारे पास तीन ऑप्शन आए। हमारे पास शब्द का आया अधीक्षक, तीन हमारे पास ऑप्शन है। अब अगर हमें ये पता है कि संस्कृत का कोई भी उपसर्ग हमारे साथ, कोई भी संस्कृत का उपसर्ग आएगा वो अपने साथ हमेशा जो है वो लघु मात्रा को लेके आएगा, छोटी मात्रा को लेके आएगा। क्लियर है? अंडरस्टैंड? तो हमें यहां से पता चल जाएगा कि चाहे हमें ये ना पता हो कि इस शब्द का अर्थ क्या है, हमें क्या पता चलेगा कि यहां से देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? अधि जो उपसर्ग है अपने साथ छोटी मात्रा, लघु मात्रा को लेके आएगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अधीक्षक शब्द है वो अपने अर्थ को, इसका जो अर्थ है, और जब हम इसको उपसर्ग और जो हमारा मूल शब्द है उसको अलग अलग करेंगे तो वो अर्थ अपना वही रखे, अपने अर्थ को ना खोए। ऐसा नहीं है कि वो अपने अर्थ को खो दे, तो वहां उपसर्ग जो है सही नहीं बैठेगा। तो हाँ, अब हमारा जो अधीक्षक है इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे अधि प्लस ईक्षक, अधि प्लस ईक्षक। पहली बात संस्कृत के उपसर्ग अपने साथ छोटी मात्रा को लेके आएंगे। जो हमारा ये शब्द है उस शब्द का वही अर्थ होना चाहिए जो अलग अलग इन शब्दों से हमारे पास अर्थ आ रहा है। देखिए, जैसे हम कोई एक शब्द लेते हैं स्वाधीन, हमने एक शब्द लिया स्वाधीन, क्लियर? पेपर में बहुत बार आता है, हमने एक शब्द लिया स्वाधीन। अब यहां से बच्चे क्या करेंगे? उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करें। स्वाधीन का मतलब क्या होता है? स्वाधीन का मतलब होता है स्व का मतलब अपनी और अधीन। बच्चे क्या करेंगे? सु प्लस अधीन, और एक लिखेंगे सौ प्लस अधीन। अब देखिए, सबसे पहले इसको टिक करेंगे जबकि ये क्या है? गलत है। देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्वाधीन, अर्थ को देखें, स्वाधीन शब्द जो है उसके अर्थ को देखें। स्वाधीन का मतलब है अपने अधीन, यानी कि हम किसी दूसरे के अधीन नहीं है, हम अपने स्वयं के अधीन हैं, स्वाधीन। अब इसको देखें, सु का मतलब क्या होता है? सु का मतलब होता है अच्छा, यानी कि अधीन होना क्या है? अच्छा है। क्या इस शब्द का जो अर्थ है और इस शब्द का जो अर्थ है वो मेल खा रही है? नहीं, तो इसलिए ये क्या है? गलत है। तो सव मीन अपने, अधीन मीन अधीन, यानी कि अपने खुद के अधीन। इसी प्रकार कोई भी शब्द जब हम लेंगे तो उस शब्द की, और जो हमने शब्द, जो मूल शब्द है और जो क्या लिया है उपसर्ग, उनका अर्थ क्या आना चाहिए? हमेशा सेम आना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखनी है। अब आगे देखते हैं। जैसे कई बार हम क्या सोचते हैं, कोई भी शब्द लिया, मान लो प्रति जो उपसर्ग है इसका मैं शब्द लेती हूं प्रत्यक्ष, या मैं लेती हूं प्रतीक्षा। क्लियर? अब देखिए, ये प्रत्यक्ष शब्द है, ये प्रतीक्षा है, ठीक है? या एक शब्द लेती हूं मैं प्रत्यक्कार, ठीक है? ये शब्द है। अब
अब मैं यहां से पूछूं कि किस शब्द में प्रति उपसर्ग है, किस शब्द में, यहां 3 शब्द लिखे हुए हैं, किस शब्द में प्रति उपसर्ग है। कहीं साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ प्रति उपसर्ग है, लेकिन प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जो हमारे आंखों के सामने है। तो प्रत्यक्ष को क्या करेंगे, प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष। अब देखिए यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे संधि है, कौन सी संधि है, ई ये में बदल रही है, तो कौन सी संधि है, यहाँ यण संधि है। यहाँ यण संधि है, प्रति प्लस अक्ष। अक्ष का मतलब यहाँ क्या है, आंखें, यानी कि जो हमारी आंखों के सामने है। देखो इस शब्द का अर्थ देखो, प्रति प्लस अक्ष, अक्ष का मतलब है सामने, ठीक है, जो चीज हमारे सामने है। और प्रत्यक्ष का मतलब भी क्या है, सामने, जो चीज हमारे सामने है। अब बात आती है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, प्रति प्लस, देखो यहां तो प्रति, ये देखिए क्या बताया था मैंने कि उपसर्ग में जो मात्रा आएगी हमेशा छोटी आएगी, प्लस ईक्षा, प्रति प्लस ईक्षा। तो देखो यहां ई और ये ई क्या होगी, दीर्घ होगी, ई होगी, तो क्या बन गया यहाँ पे, प्रतीक्षा। कौन सी संधि है यहाँ पे भी संधि हुई है। जरूरी नहीं है कि हर शब्द में उपसर्ग के बाद संधि हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकती है। अब प्रति प्लस इक्षा, ई मिलके क्या हो गई, ई, क्लियर। यहां भी क्या होगी, हमारी संधि होगी। अब हमारा शब्द है प्रत्यपकार। अब इन 2 शब्दों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक प्रत्यपकार और एक प्रत्युपकार। और एग्जामिनर हमेशा इन शब्दों में से कोई ना कोई शब्द डाल देता है कंफ्यूज करने के लिए। देखो ये शब्द है प्रत्यपकार, तो प्रति प्लस, इसमें ऊ तो कहीं नहीं है ना, ए है, प्रति प्लस अपकार, प्रति प्लस अपकार क्या हो गया, ई और ए मिलके क्या हो गए, ये, यहां भी यह संधि है, ये है प्रत्युपकार, तो ये क्या हो जाएगा, प्रति प्लस उपकार, क्या हो गया, प्रत्युपकार। प्रति प्लस अपकार प्रत्युपकार और प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, क्लियर। ई किस में बदल गया, जो ई यहां से ई और यहां से ए किस में बदल गया, यहां से ये में, और यहां से ई और यहां से ऊ, ई किस में बदलेगा, हमेशा ये में, और यहां ऊ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, यू, किस में बदलेगा, ये में, और मात्रा है यू, तो क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार। और यहाँ पे प्रति प्लस अपकार, तो पर तय, क्यों, यहां से ई जो है वो किसके पास चली गई, ए के पास, तो प्रत्यपकार, यहां क्या हो गया, प्रत्यपकार, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास शब्द है अनु। क्या शब्द है, अनु। हमने शब्द लिया मान लो अनुदित। अब एग्जामिनर क्या देगा, एग्जामिनर देगा अनु प्लस दित, एग्जामिनर देगा अनु प्लस दित, एग्जामिनर देगा अनु प्लस उदित। अब देखिए बच्चा क्या करेगा, अनु देखा, इसको टिक कर देगा, जबकि ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि संस्कृत के उपसर्ग जो आते हैं हमें हमेशा अपने साथ ह्रस्व मात्रा को लेके आते हैं, ठीक है, ऊ की मात्रा, ठीक है। तो ये है अनु प्लस उदित, तो क्या बन गया, अनुदित। क्लियर, यहां पे भी संधि हुई है, अंडरस्टैंड, अनु प्लस उदित, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे हमने उपसर्ग लिया सु, हम शब्द लेंगे जैसे सुक्ति। क्या शब्द लिया हमने, सुक्ति, तो क्या बनेगा, जब हम उपसर्ग और शब्द, मूल जो शब्द है उसको अलग करेंगे तो क्या बनेगा, सु प्लस उक्ति, अच्छा कथन, सुक्ति। किसी भी कोई भी हम साहित्य पढ़ते हैं तो वहां पे लिखी होती है सुक्तियां,
सुक्ति, तो ये सु प्लस उक्ति यानी कि किसी का अच्छा कथन। क्लियर, अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कहाँ, दुर, दुष, निर, निश में। किस किस में कंफ्यूज होते हैं? दुर, दुष, निर और निश में। इन उपसर्ग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और यहीं से आपको कोई ना कोई जो शब्द है वो पेपर में दिखाई देगा। देखिए, दुर, दुष, निर, निश। अब हमारी किताबों में क्या मिलता है? दुर की जगह क्या मिलेगा? दु मिलेगा। निर की जगह क्या मिलेगा? निह मिलेगा। जबकि ये दो उपसर्ग है ही नहीं। नि और दु कोई भी उपसर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उपसर्ग के बाद कभी भी विसर्ग नहीं लगते। संस्कृत में जब हम पढ़ें तो उपसर्ग के बाद कभी भी विसर्ग लगेंगे ही नहीं, ये गलत है। तो हिंदी में उपसर्ग के बाद विसर्ग कैसे लग सकते हैं? इसका मतलब ये उपसर्ग है ही नहीं। अब देखिए, इन शब्दों के मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देती हूँ, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि नि और दु कोई उपसर्ग नहीं होता। उपसर्ग होता है दुर, दुष, निर, निश। देखिए, जैसे मैंने उपसर्ग दिया दुर्व्यसन। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे? दुर प्लस व्यसन, दुर प्लस व्यसन। क्लियर। अब देखिए, मैं दुर प्लस रूह, दुर प्लस रूह क्या बनेगा? दुरु। अब यहां इन मात्राओं में भी कंफ्यूजन होता है। एक है ये और एक है ये। ये क्या है? ये ऊ की मात्रा है और ये ऊ की मात्रा है। ठीक है, जैसे हम रुपया लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा लगेगी। शुरू लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, शुरू। क्लियर, ये ऊ और ऊ में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। देखिए, अब दुर, दुर प्लस रूह, दुरु। अब अगर हम निस लें, निस, निस प्लस चल। जब भी किसी भी प्लस के निशान के बाद अगर च आ जाए तो अपने साथ कौन सा श लेके आएगा? हमेशा काला में श लेके आएगा। याद रखना है, अगर इस श के बाद यहाँ श है, सेम श है, तो भी ये श आएगा और च है तो भी ये श आएगा। क्लियर, अंडरस्टैंड। अब देखिए, जैसे हमने लिखा अब हम शब्द लेते हैं निश, निश प्लस शुल्क। हमेशा याद रखना, जब ये स है उपसर्ग में हमेशा यही स आएगा। कभी भी आपको अगर कंफ्यूजन करने के लिए ये श या ये वाला स अगर दे, ये दोनों श नहीं होंगे कभी भी उपसर्ग में। उपसर्ग में हमेशा निश के साथ यही शब्द होगा, निश प्लस शुल्क। तो ये श है या यहाँ पे च है, तो दोनों अपने आगे हमेशा इस श को लेके आएंगे। तो निश प्लस शुल्क क्या हो जाएगा? देखो, ये ऐसे भी सही है निशुल्क, और ये ऐसे भी सही है निशुल्क। क्लियर, दोनों ही शब्द क्या हैं? सही है, निशुल्क और निशुल्क। क्लियर, अंडरस्टैंड। अब देखिए, दुर, दुष, निर, निश। हमें क्लियर, अंडरस्टैंड। तो हमेशा कंफ्यूजन के लिए ये 4 शब्द आपके पास आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। तो हमेशा याद रखना है, उपसर्ग होगा दुर, दुष, निर, निश। इनके एग्जाम्पल हमने किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उपसर्ग के इसी टॉपिक के साथ कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखूंगी, और ऐसे शब्द आएंगे जिनमें 2 उपसर्ग हैं, 2 से भी ज्यादा उपसर्ग हैं, 3 उपसर्ग हैं, ऐसे शब्द भी हम यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए आप वेट करें। जय हिंद, जय भारत।